नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज मनाए जा रहे क्रिसमस के त्योहार से। देश भर में आज क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर यूपी समेत देश भर में गिरजाघरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। सभी जगह चर्च रंगीन लाइटों की रोशनी में जगमगा रहे हैं। आज सुबह से ही चर्च में प्रार्थना के लिए लोग जुटना शुरू हो जाएंगे। हालांकि चर्च में प्रार्थनाओं का दौर कल रात से ही जारी है। आपको हम यूपी में क्रिसमस के जश्न की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या में क्रिसमस के मौके पर चर्च को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वहीं आगरा में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। तो संगम नगरी प्रयागराज में भी क्रिसमस के मौके पर जश्न का माहौल है। चर्च में भव्य सजावट की गई है। कानपुर और बरेली में भी प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर चर्च को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। तो ये यूपी में क्रिसमस के जश्न की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, आगरा, प्रयागराज, कानपुर और बरेली सभी जगह चर्च को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। देश भर में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ये तस्वीरें हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं, जहां चर्च में प्रार्थना की जा रही है। प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। क्रिसमस की धूम देखी जा रही है देश भर में। तो क्रिसमस और नए साल पर कानपुर के लोगों को तोहफा मिला है। कानपुर के बोट क्लब की विधिवत शुरुआत हो गई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शहरवासियों को लवकुश गंगा बैराज पर बोट क्लब का उपहार मिला है। 6 महीने के लिए यहां प्रवेश शुल्क की दरें तय की गई हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क निःशुल्क होगा, तो सीनियर सिटीजन्स को आधा शुल्क चुकाना होगा। दूसरे उम्र के लोगों को 50 रुपए में 2 घंटे तक घूमने की इजाजत होगी। तो क्रिसमस और नए साल के मौके पर कानपुर के लोगों को बोट क्लब की सौगात मिली है। के तौर पर ये कानपुर के लिए काफ़ी एक बड़ा उपलब्धि है। कानपुर वासियों के लिए बोट क्लब आज ऑपरेशनल हो रहा है। एक तरफ से वाटर स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड जो बोट राइड और ये सारी चीज़ों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ वॉकिंग ट्रैक भी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो रहा है। कानपुर के बोट क्लब की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। गंगा की लहरों में रोमांच का मजा अब कानपुर वासी ले पाएंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर का ये बेहतरीन गिफ्ट कानपुर वासियों को मिला है। आपको दिखा रहे हैं बोट क्लब में अब रोमांच देखने को मिलेगा और तमाम अधिकारी खुद इसका जायजा ले रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर मौजूद हैं, तमाम और अधिकारी मौजूद हैं। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर मौजूद हैं, केडीए-वीसी अरविंद सिंह जी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे अधिकारी, सीडीओ मौजूद हैं सुधीर कुमार जी, और सभी अधिकारी बैठ करके खुद रोमांच का एहसास कर रहे हैं। डॉक्टर राजशेखर जो डिविजनल कमिश्नर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनका प्रोजेक्ट है ये। सर, किस तरह से लोगों को तोहफा मिलेगा बोट क्लब? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि जिस जगह पे हम लोग हैं, ये कानपुर का बोट क्लब, मुझे ये कहने में मुझे ये नहीं करना चाहिए कि आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बेस्ट स्पॉट है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। और मैं आज इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्रयासों से ये एक्सपेडाइट हो गया है और इसी महीने के 9 तारीख को उन्होंने इसको पब्लिक को समर्पित किया था। उसके बाद आज जो है हम लोग इसको आम जनमानस के लिए ओपन कर दिए हैं और देखेंगे तो सैकड़ों संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ का जो मॉर्निंग का सनराइज़ का और भी एंजॉय कर रहे हैं और बोट राइड्स का भी जो एंजॉय कर रहे हैं। वर्तमान में इसमें देखेंगे तो जो फैसिलिटीज़ बनाया गया है बोट क्लब में, तो इसमें बोट्स, डिफरेंट टाइप के बोट्स भी है, मोटर्स बोट्स भी है, देन इंडिविजुअल वाटर स्कूटर भी है और अन्य तरह के जितने भी कंपटीशन में जो जाते हैं वाटर स्पोर्ट्स के, वो भी हमारे पास 40 के आसपास के बोट है। तो ये प्लानिंग ये है कि फ्यूचर में इसको एक वाटर स्पोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट हब के रूप में विकसित किया जाए। कानपुर विकास प्राधिकरण के वीसी भी आगे हैं और तमाम अधिकारी भी हैं, तो उनकी क्या भूमिका इसमें रहने वाली है, उनसे भी बात करेंगे। वीसी साहब, ये बताइए कि आप लोगों की भूमिका मॉनिटरिंग की किस तरह से रहेगी? पहली बात तो ये है कि 9 वर्ष के ठीक पूर्व जो है आम जनमानस के लिए जिस प्रकार से कानपुर बोट क्लब आज से शुभारंभ किया जा रहा है मंडलायुक्त महोदय के नेतृत्व में, और कानपुर विकास प्राधिकरण की इसमें बहुत ही अहमी
भूमिका रही हुई है इसके निर्माण को लेकर के। संचालन जो हो रहा होगा ये कानपुर बोट क्लब सोसाइटी जो है कर रही होगी, और इस रमणीक स्थल पर माँ गंगा के इस पतित पावन स्थल पर जो है जिस प्रकार से रोमांचकारी कार्यक्रम और स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो है कानपुर वासियों के लिए हो रहे होंगे। एक बड़ा दिन है ये कहा जा सकता है। कानपुर वासियों के लिए रोमांचित करने वाला अनुभव भी रहेगा। वाटर स्पोर्ट्स को भी आने वाले दिनों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमाम प्रतियोगिताएं होंगी, लोग यहाँ पर आएंगे और पर्यटन के स्थल के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। सुशासन दिवस के रूप में अटल जी की जयंती मना रही है भाजपा। सभी जिलों में आज संगोष्ठी का आयोजन होगा। लखनऊ में सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संगोष्ठी में शामिल होंगे। तो वहीं प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी लखनऊ में ही मौजूद रहेंगे। वहीं भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर में संगोष्ठी में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में रहेंगे। दयाशंकर सिंह फिरोजाबाद में संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। सूर्य प्रताप शाही आगरा में संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। तो सुशासन का अटल पैगाम और संगोष्ठी में कौन कहां रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी लक्ष्मीकांत वाजपेयी नोएडा में रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी में रहेंगे। सीएम योगी लखनऊ में रहेंगे। ब्रजेश पाठक लखनऊ में रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी लखनऊ में संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर में रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ही यह बड़ी खबर है, जहां डायनामिक फसाड लाइटिंग का आज लोकार्पण होगा। सीएम योगी शाम 6 बजे इसका लोकार्पण करेंगे। लोक भवन में डायनामिक फसाड लाइटिंग का लोकार्पण होगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इसका लोकार्पण किया जाएगा। अब विधान भवन की ही तरह लोक भवन भी फसाड लाइटिंग से जगमगाएगा। चलिए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज से अकाशा एयरलाइंस की शुरुआत होगी। बेंगलुरु और मुंबई के लिए अकाशा की फ्लाइट्स का आज से संचालन होगा। कल सीएम योगी से अकाशा एयरलाइंस के सीईओ ने मुलाकात की थी। सुशासन दिवस पर सीएम योगी ने लखनऊ वासियों को यह सौगात दी है। प्रदेश के 10 शहरों के लिए भी जल्द हवाई सेवा शुरू होंगी, ये कहना है सीएम योगी का। तो सुशासन दिवस पर सीएम ने लखनऊ वासियों को सौगात दी है। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पावन जन्मदिन पर आकाशा एयरलाइंस की सौगात के लिए मैं सबसे पहले आकाशा एयरलाइंस को इस वायु सेवा को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश शासन और प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। आकाश वास्तव में आज के समय में जब हर व्यक्ति के मन में एक नई महत्वाकांक्षा है, विकास के प्रति एक नई होड़ है, उन स्थितियों में हमें उतनी तेज गति से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की उड़ान स्कीम एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर इस योजना का सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में है। और बात कर लेते हैं, आज साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अटल जी की जयंती पर अपने विचार साझा करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। भाजपा के सांसद, विधायक और पदाधिकारी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। अलग अलग बूथों पर मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे भाजपा के नेता। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद में रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में मन की बात सुनेंगी। तो कौन कहां मन की बात सुनेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा गाजियाबाद में रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी भी गाजियाबाद में ही रहेंगे, जबकि स्मृति ईरानी अमेठी में रहेंगी और मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगी। आज मन की बात में पीएम मोदी अटल जी की जयंती पर उनसे जुड़े विचार साझा करेंगे।
और बड़ी खबर आपको बता दें, आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर सियासत गर्म है। ऐसे में स्मृति ईरानी का आज का अमेठी का दौरा काफी अहम है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने हाल ही में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर लग रही अटकलों पर ट्वीट किया था और उन्होंने पूछा था कि तो क्या आपको अमेठी से लड़ना पक्का समझूं। उसके बाद स्मृति ईरानी ने अजय राय के लटके झटके वाले बयान पर भी पलटवार किया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी के महिला विरोधी गुंडों को एक नए भाषण लेखक की जरूरत है। और आज स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। ऐसे में उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि राहुल गांधी तो दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली के कितने करीब पहुंचे ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि पिछले 108 दिन में राहुल गांधी ने करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा की और ये यात्रा 9 राज्यों के 46 जिलों से गुजरी है। लेकिन अब राहुल गांधी की ये यात्रा 3 जनवरी से यूपी में शुरू होने वाली है, जहां पिछले 3 दशक से कांग्रेस के हाथ खाली हैं। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली। लाल किले से राहुल की हुंकार, नफरत पर मोहब्बत वाला वार। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। यात्रा पर 9 दिन का ब्रेक, यूपी से 24 का ट्रैक। 108 दिन में दिल्ली के कितने करीब पहुंचे राहुल? मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली उस दिन यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। मार्क माय वर्ड्स, द बीजेपी इज गोइंग टू बी टेकन डाउन बाय द कांग्रेस पार्टी। 108 दिन में 9 राज्यों के 46 जिलों से गुजरते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी दिल्ली के कितने करीब पहुंचे हैं, क्योंकि शनिवार की सुबह जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई तो भारी जनसैलाब था। दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर से मथुरा रोड आश्रम से इंडिया गेट और आरटीओ से गुजरते हुए शाम 5 बजे के करीब लाल किले पर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया तो भाजपा भी पलटवार करते हुए मैदान में उतर आई। देश के लोग राम भगवान की जो भावना है उसको नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते तो इस देश में जो नफरत फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, वो कभी नहीं फैलाते। जो किसानों के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, जो युवाओं को वो बेरोजगार बना रहे हैं, जो महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं, वो कभी नहीं करते। तो मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप राम भगवान को समझिए, उनकी भावना, उनके जीने के तरीके को समझिए। उन्होंने सिर्फ प्यार की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, इज्जत की बात की थी, नफरत की बात नहीं की थी, हिंसा की बात नहीं की थी। श्री राहुल गांधी जी के बारे में इतना मैं कहूँगा कि चूंकि उनकी यात्रा जैसे जैसे कमज़ोर पड़ रही है वैसे वैसे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता जा रहा है और उनके बयान कभी भी जिम्मेदारी से भरे रहते ही नहीं हैं और इसीलिए कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार लोगों को जोड़ने की बात कह रहे हैं और इसी कड़ी में अब 25 दिसंबर को कई समाधि स्थल पर जाने भी वाले हैं, जिसमें एक समाधि स्थल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी है। अब सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी भाजपा को उसी की विरासत पर चुनौती दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पहुंचने के बाद 9 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा स्थगित रहेगी, जो 3 जनवरी को यूपी में फिर से शुरू होगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी अब तक 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब सिर्फ 548 किलोमीटर की यात्रा बाकी है, जो यूपी पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। लेकिन इसका सबसे अहम पड़ाव यूपी को माना जा रहा, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने यूपी में अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद समेत विपक्ष के कई नेताओं को यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है, क्योंकि राहुल दिल्ली के कितने करीब पहुंचे इसका बहुत कुछ यूपी पर टिका है। गौरतलब है कि यूपी में कांग्रेस लगातार हाशिए पर है। पिछले 3 दशक से यूपी में उसकी सरकार नहीं बनी,
विधानसभा में उसके 2 विधायक हैं और लोकसभा में एकमात्र सांसद। ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी में कितने वोट जोड़ पाएंगे, इसका एक लिटमस टेस्ट इसी निकाय चुनाव में हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ज्यादातर उन राज्यों से गुजरी है जहां वो सीधे फाइट में है, लेकिन यूपी में अभी बहुत मेहनत बाकी है। शैलेश अरोड़ा के साथ गाजियाबाद से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जवानों की शहादत की। सिक्किम हादसे में शहीद यूपी के जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। सिक्किम हादसे में शहीद 3 जवानों के पार्थिव शरीर कल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सिक्किम हादसे में ललितपुर के रहने वाले हवलदार चरण सिंह, एटा के भूपेंद्र सिंह और उन्नाव के श्याम सिंह यादव, मुजफ्फरनगर के लोकेश राय शामिल हैं। शहीद लोकेश राय का पार्थिव शरीर दिल्ली से ही मुजफ्फरनगर पहुंचाया गया। आज राजकीय सम्मान के साथ सभी शहीदों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। निकाय चुनाव पर लगातार टलती आ रही सुनवाई आखिरकार शनिवार को पूरी हो गई, लेकिन फैसला अभी बाकी है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब 27 दिसंबर को कोर्ट निकाय चुनाव पर फैसला सुनाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्योंकि मामला भी कोर्ट में है लेकिन बाहर सियासत जमकर हो रही है। चुनाव की लेट लतीफी पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर, तो विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। 24 का संग्राम, 27 को ऐलान, निकाय पर नॉकआउट घमासान। स्पेशल कोर्ट ने सुनी दलील, क्या बोले दोनों पक्षों के वकील। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव खिंचता जा रहा है, पहले सुनवाई को लेकर और अब फैसले को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक हटेगी या जारी रहेगी, इसका फैसला अब 27 दिसंबर को होगा। फैसला हुआ कब? अभी कहाँ फैसला तो 27 को आएगा। 27 को सामने आएगा। हाँ, तो आज बहस में क्या चीजें रही? बहस में आज वही दो बिंदु रहे मुख्यतः कि रोटेशन 2017 का शून्य माना जाए, रोटेशन 2017 का गलत हुआ था और 2012 के रोटेशन के आधार पर 2022 में आरक्षण दिया जाए, और दूसरा बिंदु ये था कि ट्रिपल टेस्ट चूँकि नहीं हुआ है, इसलिए अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई की जाए और तब आरक्षण देके चुनाव कराया जाए। गौरतलब है कि शनिवार को हाईकोर्ट की स्पेशल कोर्ट में छुट्टी के बावजूद सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार दोनों पक्ष को सुना, जिसमें सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए और उसकी बनाई रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी वर्ग का आरक्षण तय किया जाए। बहस के दौरान एडवोकेट पीएल मिश्रा ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार 2021 केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पढ़ा, जिसमें नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से पहले ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की बात कही गई है। अगर ट्रिपल टेस्ट की शर्त पूरी नहीं होती तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराया जाना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने इस पर आपत्ति जताई। दरअसल सरकार का तर्क है कि 2017 का आरक्षण था, उसे ही पैमाना माना जाए, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट सरकार के इन जवाबों पर संतुष्ट नहीं हो पाई। अब 27 दिसंबर को कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आएगा और निकाय चुनाव कितनी जल्दी हो पाएगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर चल रही बहस आज खत्म हो गई। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व रख लिया है और ये फैसला 27 दिसंबर यानी मंगलवार को सामने आएगा। लगभग 5 घंटे तक सुनवाई के दौरान मुख्य याचिकाकर्ता और राज्य सरकार की तरफ से जोरदार बहस हुई। रोटेशन को लेकर और ट्रिपल टेस्ट की जरूरत को लेकर तमाम तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए। ये माना जा रहा है कि 27 तारीख को जब हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो उसमें ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग के गठन की बात जरूर शामिल रहेगी। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अब राजनीति सातवें आसमान पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव आरक्षण की नीति पर सवाल उठा रहे तो भाजपा इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रही। पहले भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अधिकारी और कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण किया गया,
निकाय चुनाव से संबंधित विषय है। हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और ये फैसला 27 दिसंबर मंगलवार को सामने आएगा। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ वाक युद्ध शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि निकाय चुनाव में देरी के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी की चुनाव की तैयारियां नहीं थी, इसलिए वो चाहती थी कि चुनाव कुछ महीने आगे खिसक जाए और इसी वजह से अपने नेताओं के कुछ करीबियों को आगे करके पीआईएल दाखिल करवाई। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए रैंडम सर्वे के आधार पर आरक्षण व्यवस्था बनाई और उससे लागू कराया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वहीं इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि निकाय चुनाव में हो रही देरी का फायदा किसे मिलेगा, क्योंकि भाजपा लगातार कह रही कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैनपुरी में सपा की जीत से भाजपा घबराई है, इसीलिए वो चुनाव को लेट करा रही। और हम सब लोग मिलकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और जो काम हमने किए हैं हमारी रिपोर्ट कार्ड के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है सपा बसपा कांग्रेस रालोद से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। ये सारे प्रयोग कर चुके हैं और 2019 में जनता ने जिस प्रकार का जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में दिया है वो हमारे सबके सामने है। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैनपुरी में जिस तरीके से दबाव बनाया था, दोनों जिले की पुलिस, आसपास के जिलों की पुलिस और न जाने कितने अधिकारी प्राइवेट ड्रेस में बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई राजनीतिक दलों की तैयारी पूरी है, क्योंकि सीएम योगी जहां सभी 17 नगर निगमों में जाकर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव मैनपुरी मॉडल के दम पर निकाय की लड़ाई लड़ने का प्लान बना रहे। वहीं एक प्लान मायावती भी बना रही, जो अपने दलित मुस्लिम समीकरण में अब ओबीसी को जोड़ने में लगी है। मायावती ने हाल ही में विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं गुड्डू जमाली और इमरान मसूद जैसे कई मुस्लिम नेताओं को पार्टी से जोड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती का ये कार्ड काम करेगा या फिर सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच होगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव लेट हो रहा, विपक्ष को तैयारी करने का मौका मिल गया है। अब इस मौके का कौन कितना फायदा उठाता है ये देखना होगा। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।